अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अच्छा रखे। आईटी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। आईटी सेक्टर के अंदर इस वक्त हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी भी आईटी सेक्टर ये 2-3 दिन पिछले मतलब अच्छा खासा एक रैली आईटी सेक्टर ने दिया। आईटी के पूरे स्टॉक अच्छे चले हैं पिछले 2-4 दिनों के अंदर, लेकिन अभी भी ऊपर के लेवल से मतलब अच्छा खासा डाउन पूरा के पूरा सेक्टर हमको देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी आईटी को देखेंगे तो तकरीबन अभी भी वो 35% डाउन है अपने हाई से, टॉप से। और उसके बड़े बड़े स्टॉक भी कोई 40%, 50%, 60%, 30% अभी भी ऊपर के लेवल से हमें डाउन मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या इस मौके का फ़ायदा उठाकर हमें नई बाइंग करना चाहिए, ऑरेज करना चाहिए, या फिर ये उछाल के अंदर बेच के बाहर निकलना चाहिए? आने वाले टाइम में आईटी के अंदर क्या हो सकता है? ये करेक्शन जो हुआ है तो इसका क्या रीज़न है, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई है आईटी के अंदर, और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है? मुख्तसरन जो बातें मेरी समझ में आ रही है फ़ंडामेंटली एतबार से, टेक्निकली एतबार से आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वाज़ेह तौर पर हमेशा की तरह समझ ले, सुन ले, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाय सेल का मेरी तरफ से बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपना कीमती पैसा बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर रिसर्च के किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स के अंदर मत डालिएगा। पहले तहक़ीक़ करें, रिसर्च करें, उसके बाद अपना पैसा एक सोच समझ के, प्लानिंग के साथ ही किसी भी स्टॉक के अंदर आप डाल सकते हैं। बहरहाल आईटी के बारे में इस वक्त डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम ये समझते हैं कि भाई आईटी सेक्टर के अंदर इस वक्त गिरावट क्यों हुई। दो इसके मेन रीज़न हैं जो आईटी के अंदर हमको गिरावट देखने को मिली है ना, दो इसके रीज़न है। आज भी देखेंगे तो तकरीबन एक 3% के आसपास आईटी सेक्टर के अंदर हमको उछाल देखने को मिल रहा है। कल भी लगभग तकरीबन 3% के आसपास ही उछाल इसके अंदर था, तो 6% तो 2 दिन के अंदर ही इसने बहुत ही बेहतरीन रिकवरी हमको देखने को मिली है पूरे आईटी इंडेक्स के अंदर ही, और पूरे स्टॉकों के अंदर भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। तब भी ऊपर के लेवल से अभी भी काफ़ी मतलब जगह हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, बहरहाल दो रीज़न है इसके गिरावट के। सबसे पहला रीज़न है एआई की वजह से आईटी के ऊपर मतलब काफ़ी प्रेशर रहा। यानी जो आईटी सेक्टर के अंदर काम होता था, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, जो भी कोडवर्ड का काम करना है, या जो भी वेबसाइट बनाना है, या फिर ये आईटी की कंपनियां जो भी बाहर देश के जैसे अमेरिका वगैरह की कंपनियों के जो भी बैकएंड के अंदर काम किया करती थी, वो सारा के सारा काम या उसमें से अक्सर काम क्या कर रहा है, एआई उससे कम कीमत में उन कंपनियों को आराम से मतलब मिल रहा है एआई के ज़रिए से। ठीक है, तो एआई सबसे अहम और मेन रीज़न है जिसने आईटी सेक्टर के सेल को कम कर सकता है आने वाले टाइम में। अभी अगर आप देखेंगे ना तो आईटी के कंपनियों के जितने भी रिज़ल्ट आए ना, वो आपको ख़राब रिज़ल्ट नज़र नहीं आएंगे, उसका सेल गिरा हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी उनके पास पहले ही उतने ऑर्डर बुक है जो कंटिन्यू मतलब चढ़ रहा है। अभी तक उसके ऊपर कोई भी प्रेशर हमको देखने को नहीं मिला है। तो सबसे अहम रीज़न क्या है वो हमको समझ में आया होगा कि एआई क्या कर रहा है, आईटी के सेल को कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है? जो आईटी की कंपनियां यूएस के या दीगर ममालिक के काम ज़्यादा कीमत में करती थी, वही उन कंपनियों को वो काम एआई की वजह से कम कीमत में बनकर तैयार हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है वो उधर अपने काम को शिफ्ट करेंगी। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है आईटी का जो बिज़नेस मॉडल है ना, हमारे ख़ास तौर से इंडिया की कंपनियों का, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका ये है, आप लोग जानते ही होंगे कि भाई जैसे अमेरिका की बोलो या दीगर बड़े बड़े ममालिक की कंपनियाँ क्या करती है, उनके पास मतलब आईटी के जो भी काम होते हैं ना, वो महंगे दामों के ऊपर उनको अपने यहाँ के लोगों से करवा कर लेना पड़ते हैं। लेकिन वही काम इंडिया की कंपनियाँ कम कीमत में उनको करवा कर देती है। तो वहाँ की कंपनियाँ क्या करती हैं, इंडिया की कंपनियों को काम देती है, और इंडिया की कंपनियाँ अपने यहाँ के लोगों से कम कीमत में काम करवा कर, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या कोई मतलब वेबसाइट बनाना है, ऐप बनाना है, या कोई भी कोडवर्ड का काम है, बहरहाल किसी भी चीज़ का उससे रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड। ठीक है,
तो यहाँ के लोग या यहाँ की कंपनियाँ कम कीमत में वो बाहर देश के, बाहर ममालिक के कंपनियों को काम करवा कर देती है। या फिर बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बाहर देश की है ना, बैकएंड के अंदर पूरी चीज़ों को संभालना है ना, उसको डेवलप करना, उसको अपडेटेड रखना, ये सारी काम इंडिया की आईटी कंपनियाँ करती है। लेकिन अब वही कंपनी, तो मतलब ये आईटी कंपनियों का इंडिया की ये बिज़नेस मॉडल है। तो आपने सुना होगा, पीछे एक न्यूज़ आई थी, ट्रम्प चचा ने यूएस की कंपनियों को, आईटी कंपनियों को बोले थे कि भाई तुम यहाँ के यानी अमेरिका के लोगों को छोड़कर इंडिया के लोगों को क्यों काम दे रहे हो। अगर तुम ऐसा ही इंडिया के लोगों को काम दोगे, इंडिया की कंपनियों को काम दोगे, उसकी वजह से अमेरिका के अंदर बेरोज़गारी फैल रही है। तो मैं यानी ट्रम्प चचा कह रहे हैं अमेरिका के कंपनियों को कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो ये भी एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से सेल के ऊपर आने वाले टाइम में इंडिया की कंपनियों के ऊपर कुछ ना कुछ मतलब दबाव हमको देखने को मिल सकता है। ये भी एक रीज़न है आईटी के स्टॉक के गिरने का। तो ये दो मेन रीज़न बताए जाते हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब आने वाले टाइम में क्या ये चीज़ वाक़ईतन, चाहे वो एआई हो या फिर और कोई रीज़न हो, वाक़ईतन ये दबाव बना सकते हैं या फिर एक डर था। दरमियान में एक कॉल आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा मैं। दरमियान में जो मैं पहले कह रहा था, हो सकता उससे बात थोड़ी सी अटैच ना हो, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो भी रीज़न है ये वाक़ईतन आईटी के ऊपर वापस से आगे के टाइम में भी मतलब सेल के ऊपर इम्पैक्ट इनका हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सारी चीज़ों को मुख्तसरन मैं अगर आपको बताऊँ मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, देखिए आईटी की जो कंपनियां हैं इंडिया की, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, इनका मार्केट कैप बड़ा है, इनके पास कैश फ्लो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मौजूद होता है। एक बात, अभी इनका जो भी सेल है, इनका जो भी बिज़नेस मॉडल है ना, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में एआई की वजह से या फिर वो ट्रम्प चचा के उस बयान की वजह से एक हद तक सेल के ऊपर कुछ ना कुछ असर हमको देखने को मिल सकता है। एक बात, दूसरी बात, लेकिन इसकी वजह से आईटी कंपनियां ख़त्म होंगी ये मुझे नहीं लगता है। एक शॉर्ट टर्म के एतबार से थोड़ा बहुत साल, 2 साल, 6 महीने, कुछ ना कुछ मतलब ये डाउन, जैसे अभी अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिला, आधी कंपनियां होगी मार्केट कैप के एतबार से साहब, लेकिन इनके पास जो इनका बिज़नेस मॉडल है, हो सकता है ये आने वाले टाइम में उसको थोड़ा सा चेंज करे, इसके अंदर थोड़ा सा वो बदलाव लाए, ये खुद कंपनी एआई की तरफ अपने आप को शिफ्ट करे। उसकी वजह से फ़ायदा इन कंपनियों का ये होगा कि ये जो कुछ काम मतलब करवा के दे रहे थे या कर रहे थे अपने एतबार से, तो ये भी मतलब इनके पास जो नौकरियां लोग कर रहे हैं, इनके पास जो काम करने वाले लोग हैं, हो सकता है उनके ऊपर एक संकट आए, उनके ऊपर एक हालात आए, उन एआई की वजह से इन लोगों की ज़रूरत कम हो, तो इन कंपनियों का भी एक तरीके से उसके अंदर बेनिफिट है, फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, यहाँ पर जो सैलरी इन आईटी कंपनियों को अपने पास काम करने वाले लोगों को देना पड़ रही थी, वही सैलरी मतलब कम कीमत के अंदर एआई के ज़रिए से वो सारा काम कर लेंगे। जहाँ पर उनको 10,000 लोगों की जो ज़रूरत थी, हो सकता है वो 5,000 लोगों के अंदर ही मतलब उतना काम वो कर लेंगे जितना 10,000 लोग कर रहे थे। तो एक हद तक मतलब जैसे ये बिज़नेस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एआई की तरफ ये कंपनी आएंगी, तो इनका सेल भी बढ़ेगा और जो मतलब जितना उनको खर्चा लग रहा था पहले, तो वो उनका खर्चा कम होगा तो उनका नेट प्रॉफिट के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में वापस से इनके स्टॉकों के अंदर भी हमको उछाल देखने को मिल सकता है। तो एक तरीके से ये वक्ती तौर पर करेक्शन हम इसको कहेंगे, वक्ती तौर पर एक बड़ी गिरावट हम इसको कहेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए एक। अब दूसरी बात, अगर आप फंडामेंटली एतबार से नॉर्मली इसको समझने की कोशिश करें, तो जब इसके अंदर मतलब गिरावट स्टार्ट हुई थी ना, तो इसका पी आईटी सेक्टर का यानी तकरीबन स्टॉकों का 35 से 40 के आसपास के पी पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अगर अभी इस वक्त आप देखेंगे तो लगभग सारे के सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक है ना, ये 15 के आसपास के पी पर, 16 के, 14 के पी पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी से कम इन स्टॉक का पी हो चुका है। तो ये अर्निंग पर शेयर
स्टॉक का पी ये भी बता रहा है कि भाई इस एतबार से भी ये कंपनियां ख़राब नहीं है, आने वाले टाइम में इसके अंदर मतलब और उछाल आ सकता है। तो वैल्यूएशन के एतबार से ये इस वक्त सही जगह पर है, एक बात। दूसरी बात, अगर टेक्निकली एतबार से आप बोलेंगे कि एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है ना, तो आने वाले टाइम में फिर मतलब ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है, क्या हो सकता है, तो अभी हम चार्ट के ऊपर जाकर इंशाल्लाह इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी ये 3 महीने का निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट मेरे सामने ओपन है। 3 महीने के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पर ये बेस रैली का डिमांड जोन अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन है। इसका मैं करता हूँ कलर ग्रीन ताकि समझने में आसानी हो। अगर आप देखेंगे तो मैंने इशारतन पीछे भी बताया था और ग्रुप के अंदर भी इसके बारे में ख़ास तौर से हमारे एक हाफिज़ साहब है, वो कंटिन्यू जब यहाँ पर स्टॉक था मतलब इंडेक्स था और कंटिन्यू बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी ना, तब भी वो बार बार बता रहे थे कि भाई मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर आया हुआ है। तो 3 महीने का डिमांड जोन यहाँ पर देखेंगे आप तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और वीक टू वीक मार्किंग करेंगे तो ये यहाँ से ही एक मरतबा चल चुका था। तो ये यहाँ पर फ्रेश था और यहाँ पर हालांकि टेस्टेड था, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये यहाँ से चल जाएगा और यहाँ से अच्छा खासा नीचे के लेवल से इस इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से एक 8-10% के आसपास ही उछाल आ चुका होगा, तकरीबन 21% का उछाल, 22% का उछाल ये नीचे के लेवल से यहाँ पर अभी तक ये इंडेक्स के अंदर आ चुका है। तो हम इसको एक बड़ा उछाल बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से मानेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, जब मतलब क्या है कि इसका चार्ट भी मैंने ग्रुप के अंदर डाला था इस तरीके से मार्क करके। हमारा जो जनरल ग्रुप बना हुआ है कोर्स के मेंबर अगर इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो सेम ये 3 महीने का चार्ट मैंने ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। बहरहाल मैं ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जब एक बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर सेक्टर का कोई भी इंडेक्स आता है तो आने के बाद जब यहाँ पर होता है ना, तो अलग अलग तरीके के ख़यालात जहन के अंदर आते हैं कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा या इसको तोड़कर नीचे की तरफ आएगा। लेकिन जो डिमांड जोन को अच्छे से समझता है, जिसका डिमांड जोन के ऊपर अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्लियरिटी है ना, वो ये समझता है कि नहीं यहाँ से ये चलेगा ही। क्यों चलेगा मालूम है आपको? देखिए जब भी किसी भी इंडेक्स के अंदर बड़ी गिरावट होती है और वो 6 महीने के, 12 महीने के, 3 महीने के डिमांड जोन पर आता है ना, तो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि बगैर रीज़न के इतनी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। हाँ अलबत्ता इस वक्त आईटी के पीछे जो रीज़न है वो एक बड़ा ही रीज़न था। फंडामेंटली एतबार से भी पी उसके तकरीबन 40 के आसपास चले गए थे और सेल के ऊपर भी वहाँ पर असर हमको देखने को मिल सकता था और मिल सकता है आने वाले टाइम में भी, ठीक है। लेकिन उसका जो भी असर है वो पहले ही हमको यहाँ पर चार्ट के ऊपर देखने को मिला है और नीचे के लेवल से अच्छा खासा उछाल भी हमको देखने को मिला है। बहरहाल यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ने बहुत अच्छे से काम किया और एक अच्छी रैली हमको निफ्टी आईटी के अंदर देखने को मिली है। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमको इस पर क्या करना चाहिए। देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम पर भी काफ़ी अच्छा ये लग रहा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मतलब इस महीने रहा। पिछले महीने जितनी गिरावट हो चुकी थी ना, मतलब इस कैंडल के अंदर, वो पूरी की पूरी इस एक कैंडल के अंदर उसने रिकवरी मतलब आती हुई हमें नज़र आ रही है। तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये पिछला जो मतलब एरिया है ना, ये एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इसके ऊपर मतलब ये जो जोन था एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अब ये वापस से यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया, इस वाली कैंडल के अंदर, ये इस वाली कैंडल में और इस वाले कैंडल में भी किया है। तो इसके ऊपर अगर ये निकलता है मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो हमने एक लेवल ड्रॉ की है जो पहले सपोर्ट था और एक तरीके से यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर सप्लाई ज़ोन भी है। उस सप्लाई ज़ोन ने भी मतलब पिछले गिरावट के अंदर काम किया था, तो वह एक मरतबा टेस्टेड भी हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं करता हूँ रेड। अभी इस सप्लाई ज़ोन को अगर आप देखेंगे तो ये ड्रॉप का सप्लाई ज़ोन है। तो प्राइस मतलब जब नीचे की तरफ आई तो इस सप्लाई ज़ोन को हिट करके वापस से हमको गिरावट देखने को मिली थी, बराबर।
अभी यहाँ पर ये एक मर्तबा चूँकि टेस्टेड है, तो वापस से मतलब ये यहाँ पर थोड़ा बहुत तो मतलब रुकावट का सामना इसको करना पड़ेगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो अभी काफ़ी ये दूर है। ठीक है, तो अभी तो फ़ौरन मतलब थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पर ये लेवल जो ड्रॉ की है ना, यहाँ पर भी देखेंगे इसने इसको रिस्पेक्ट किया था और अभी सेम उसी लेवल पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन वापस से अगर थोड़ी बहुत हमको करेक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है और ये डिमांड जोन के ऊपर इसका इंडेक्स आता है ना, तो इसके अंदर मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड था ना, वो डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और ये डाउन ट्रेंड ख़त्म होकर यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह जा सकता है। तो फ़ौरन एंट्री हमें नहीं बनाना चाहिए, आईटी के अंदर थोड़ा सा रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद कोई अच्छी जगह पर ये मिलते हैं इसके स्टॉक, तो फिर हम इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट बाइंग की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आपको और क्लियर करूँ, समझाऊँ इस बात को। जो लोग पहले से लेकर बैठे हुए हैं, मेरी राय है कि उनको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। अगर आप एवरेज कर सकते हैं और आपके जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग है, मजबूत स्टॉक है, तो आप एवरेज कीजिए और सब्र कीजिए लॉन्ग टर्म के एतबार से। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, वक्त लगे, लेकिन इंशाल्लाह रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है। तो खामखा बड़े बड़े लॉस अगर होंगे 40% 50% के, तो उसको बुक मत कीजिए, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमको फ़ायदा यहाँ पर देखने को आने वाले टाइम में मिल सकता है। और एवरेज करना चाहे, आपके पास पैसा है तो थोड़ा बहुत एवरेज भी कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अब अच्छे बड़े डिमांड जोन से उठ रहा है तो यहाँ से फ़ौरन ही वी शेप रिकवरी आएगी, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर भी हमको रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस से गिरावट आई है ना, बड़ी गिरावट आई, फिर वापस रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वापस ये बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टच करके ये वापस से एक मतलब रिकवरी हमको देखने को मिली। तो इसके अंदर है ना, मतलब ये जो लो है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, वापस एक करेक्शन आएगा, यहाँ पर जो लो बनेगा और फिर ये चलेगा ना इस डिमांड जोन के आसपास, तो यहाँ पर समझ रहे हैं ना आप। अब यहाँ पर अगर बाइंग करना नहीं होती है, एक करेक्शन आएगा और ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात आप। अभी ये जो इसने लो बनाया ना यहाँ पर, ये लो इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसका ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है तो ये लो के ऊपर ही यहाँ पर प्राइस आए, यहाँ पर फिर हाई बनाए, तो ये हाई के आसपास यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका जितना कैपिटल है वो सारा कैपिटल इसके अंदर डाल दो, ऐसा नहीं है। एक डाउन ट्रेंड का सेक्टर है, तो एक आप बास्केट बना सकते हैं, एक 3-4 स्टॉक 5 स्टॉक आईटी सेक्टर के जो अच्छे हैं, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग जिनका बिजनेस है, तो ऐसे स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं और एक बास्केट बनाकर, बास्केट से मुराद क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर इसके अंदर लाख रुपए डालना चाहते हैं, तो लाख रुपए को एक स्टॉक के अंदर डालने के बजाय 5 स्टॉक के अंदर आप लाख रुपए डालिए और 1 साल 2 साल के लिए उसको छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे आप इंशाल्लाह, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इन 5 में से 2 चले, 3 चले, बाकी 1-2 ना चले, तो आपका एवरेज रिटर्न अच्छा खासा बनेगा। और अगर गिरावट भी आती है तो कुछ गिरेंगे कुछ चढ़ेंगे, तो एक एवरेज रिटर्न आपका अच्छा खासा बनेगा। लेकिन एक ही स्टॉक के अंदर आप पूरा पैसा डाल देंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, लेकिन लॉस बुक करने की तो मेरी राय बिल्कुल नहीं रहेंगी। और नई बाइंग के ताल्लुक से मैंने आपको बताया कि इस लेवल पर बाइंग नहीं करना चाहिए, ये एक रेजिस्टेंस के पास इंडेक्स जा चुका है, वापस से करेक्शन का वेट कीजिए और इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप बाय कीजिए। अगर आप बड़े मतलब निफ्टी आईटी के दूसरे स्टॉक को भी देखेंगे ना, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा मतलब आपको सही जगह पर वो स्टॉक नज़र आएंगे। अभी हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट की बात मत छेड़िए, वरना कमेंट के अंदर जाकर आप खुद अपने एतबार से चेक कीजिए। ये मेरी एक वॉच लिस्ट नॉर्मली बनी हुई है। इन्फोसिस अगर आप देखेंगे तो सेम चार्ट, सेम स्ट्रक्चर आपको वैसा ही नज़र आएगा। हम सीधा 3 महीने के डिमांड जोन पर जाकर देखेंगे तो इसके अंदर भी ऊपर के लेवल से है ना, देखिए तकरीबन 2000 रुपये का हाई इसने लगाया था और 1000 रुपये पर आया था, यानी 50% स्टॉक के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिला और वापस से ये अब 1150 के आसपास जा चुका है। ठीक है,
तो ये भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी का कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट मैंने चेक नहीं किया हूँ, आप जाकर चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक सबसे बड़ी कंपनी है, ये भी देखिए 3 महीने के डिमांड जोन पर थी और इस 3 महीने के डिमांड जोन से इसके अंदर भी हमको अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। तकरीबन 4,500 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक भी 2,000 रुपये का लो इसने लगाया, यानी तकरीबन 60% के आसपास इस स्टॉक के अंदर भी हमको करेक्शन देखने को मिला। अभी भी ये ऊपर के लेवल से अच्छा खासा डाउन ये स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद HCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये भी तकरीबन इसने भी 2,000 रुपये का हाई यहाँ पर लगाया था और उसके बाद इसके अंदर एक 11-1200 का इसने लो लगाया और ये भी इस डिमांड जोन से ही स्टॉक चला है। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ही टाइम में अगर इंडेक्स भी और पूरे स्टॉक भी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पर आते हैं तो उनके चलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आप एक मिनट इस स्टॉक को देखेंगे तो अच्छी बात रही है महिंद्रा के अंदर कि यहाँ पर हमको है ना ऊपर के लेवल से कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। आप इसके बिज़नेस को अगर जाकर देखेंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी एआई की तरफ कुछ ना कुछ इसने पहले से ही मतलब अपने शिफ्ट किया है, बिज़नेस मॉडल को चेंज किया होगा, तभी जाकर इसके अंदर हमको बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये इंडेक्स के अंदर अच्छा खासा उछाल हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इंडेक्स कह रहा हूँ, सॉरी, स्टॉक के अंदर ये ऑलरेडी स्टॉक मतलब स्ट्रॉन्ग ही कंपनी है। कंप्लायंट नॉन कंप्लायंट आप एक मरतबा चेक कर लीजिएगा, मैंने ये देखा हुआ नहीं हूँ। अगर आप विप्रो को देखेंगे तो विप्रो के अंदर भी देखिए तकरीबन कितना हाई लगाया था इसने, 369 का हाई लगाने के बाद वापस से मतलब एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली थी और इस डिमांड जोन के आसपास से एक अच्छी रिकवरी, फिर सप्लाई जोन से गिरा और वापस से डिमांड जोन से उठने की ये कोशिश कर रहा है। नीचे का भी एक मार करके रखा हुआ था, अगर ये तोड़ देता है तो वापस से यहाँ तक आने के चांस थे, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी पूरे स्टॉकों के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये आईटी के जितने भी बड़े बड़े स्टॉक हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर हमको वापस से देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक बेहतरीन डिमांड जोन पर किस तरह मतलब इसने काम किया आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। मतलब डिमांड जोन कैसे, एक प्यारा चार्ट देखिए इसको, अगर हम लेगआउट कैंडल कंसिडर करें, मतलब छूने के लिए आया था, सिर्फ छूकर ही वापस से एक अच्छी रैली हमको इसके अंदर देखने को मिली है, बराबर ना। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन याद रहे अब ये सप्लाई जोन के आसपास जा चुका है, इस लेवल के ऊपर ही आपने इसको देखना है, उससे पहले नहीं देखना है, ठीक है, अगर कंप्लायंट होगा तो, ठीक है। तो ये भी देखिए आईटी के अब जितने भी स्टॉक है ना, ये सब आईटी के स्टॉक है। तो नीचे के लेवल से काफ़ी मतलब अच्छा बॉटम क्रिएट कर रहे हैं। तो बहरहाल आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आईटी के इन अच्छे स्टॉकों को रख सकते हैं, ये सब आईटी के स्टॉक है। और देखिए केपीआईटी भी, इसका बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है और ये भी मतलब एक डिमांड जोन पर स्टॉक आया हुआ है बड़े टाइम फ्रेम के। अगर इसको 3 महीने के ऊपर जाएंगे तो ये पूरा के पूरा इसका डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन से ये उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी सी जो गाइडलाइन आई थी वो वीक थी और इसने कहा था कि आने वाले 1-2 क्वार्टर रिज़ल्ट के अंदर मतलब सेलिंग में थोड़ा सा कमी आ सकती है, सेलिंग के अंदर प्रेशर बन सकता है। तो इसके अंदर हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और ये ऊपर के लेवल से इतना अच्छा बिज़नेस होने के बावजूद भी अगर अभी भी आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट इसके अंदर हमको देखने को मिल रही है। देखिए तकरीबन अभी भी ये 68 से 70% डाउन है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है हालांकि देखा जाए आप तो, और अभी भी सेल के ऊपर कोई ख़ास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले 1-2 मतलब क्वार्टरली रिज़ल्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि कंपनी ख़त्म होगी, कंपनी का बिज़नेस ख़त्म होगा। आईटी के स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, ये अपने बिज़नेस को वापस से सही रुख पर ला सकते हैं, इनके अंदर उतनी क्षमता है, उतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन वापस से मैं कहूँ इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अपना सारा पैसा आईटी के अंदर डालो बैठो, बस आप अपने कैपिटल का एक 10-15% डाल सकते हैं, या कोई पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आईटी के 2-3 स्टॉक उसके अंदर आप ऐड करके रख सकते हो। कुछ कैपिटल का हिस्सा डालिएगा, आँख बंद करके सारा पैसा डाल के बैठना ये इंतहाई दर्जे की बेवकूफ़ी होंगी। अगर नहीं चलता है
तो फिर आप परेशान होंगे। इसलिए सारा कैपिटल अपना बिल्कुल भी आईटी के अंदर आपने नहीं डालना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके हिसाब से काम करोगे। बहरहाल जो कुछ बातें जहन में इस वक्त फ़ंडामेंटली एतबार से, जैसे पी के एतबार से मैंने बताया। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा टेक्निकली एतबार से हम RSI को इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका RSI क्या कह रहा है। अभी देखिए मैंने इसका RSI लगाया हूँ और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है मेरे सामने। आप यहाँ पर देखें, जब भी मतलब RSI इसका है ना मंथली चार्ट के ऊपर 40 से नीचे गया, देखिए यहाँ पर वापस से एक रिकवरी देखने को मिली, वापस से एक रिकवरी देखने को मिली, यहाँ से रिकवरी, यहाँ से रिकवरी, और वापस से आपको इस जगह पर मिल रहा है। मुझे एक स्ट्रॉन्ग उम्मीद है आने वाले टाइम में टेक्निकली एतबार से भी और फंडामेंटली एतबार से भी ये इंडेक्स एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ऐसी ही उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। चलिए बहरहाल दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।